हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री में चैप्टर 1 के, और ये मेरा पार्ट 5 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ और सिखाया हूँ, समझाया हूँ। और ये मेरा पार्ट 5 होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं पार्ट 4 तक तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है और देख लीजिए, जिसमें कि हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिए थे और अच्छे तरीके से समझ भी लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे उससे आगे, जैसे कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं के बारे में, रासायनिक समीकरण से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जब आप लोग क्वेश्चन को ही उल्टा के देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में ही पूछा गया है रासायनिक समीकरण से रासायनिक समीकरण की 3 सूचनाओं को लिखे। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या सूचनाएं हमें मिलती है रासायनिक समीकरण से और नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ देखिए, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्रों की जानकारी देता है। ये देखिए, अभिकारकों और प्रतिफलों के, ये अभिकारक हो गया, ये प्रतिफल हुआ, तो इसके संकेत सूत्रों की जानकारी देता है। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की संकेत क्या होगा, N होगा, हाइड्रोजन का H होगा, अमोनिया का NH3 होगा। तो ये क्या हो रहा है, संकेतों और सूत्रों की जानकारी दे रहा है ना बाबू। तो ये हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ का निर्माण होता है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो ये हमें दूसरे पॉइंट से पता चल रहा है, ठीक है। तीसरे कंसेप्ट का बात करें तो यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ की इसकी परमाणु की गिनती करें, तत्व में हम लोग परमाणुओं को गिनते हैं और यौगिक में हम लोग अणुओं को गिनते हैं। तो ये तत्व है, तो तत्व के अंदर अगर परमाणु गिनेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 परमाणु है इसमें। मैं आप लोगों को परमाणु गिनना सारे के बता चुका हूँ। संतुलित रासायनिक समीकरण जब हम लोग संतुलित कर रहे थे वहीं पे। अब इसमें हम लोग परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो इसमें 6 परमाणु है, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो ये तो हम अभिकारक में गिनती कर ली। अब हम तीसरे नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। देखिए तीसरे में क्या कहा, यह अभिकारक में भाग लेने वाले, ये पढ़ लिया। अब चौथे नंबर क्या कहा गया, यह अभिकारक के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। इसमें भी हमें यहाँ पे देखिए, ये क्या है, NH3 जो होता है मेरे प्यास, तो ये अमोनिया जो है एक यौगिक है, तो इसमें हम लोग अणु निकालते हैं, तो इसमें अणुओं की संख्या जो है वो 2 है, ठीक है। ये आशा है आप लोग को क्लियर होता जा रहा होगा और इस प्रकार आप लोग गिन सकते, काउंट कर सकते, ठीक है। अब हम लोग पाँचवें नंबर को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 5वें में कहा गया है, देखिए, यह अभिकारक और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए इसका हमें मोल ज्ञात करना हो तो इसके पीछे में, तत्व के पीछे में जिस भी संख्या से गुणांक रहता है वो मोल होता है। जहाँ से यहाँ से आप इसके पीछे में किससे गुना है, तो 1 से गुना, तो इसकी मोलों की संख्या कितनी, 1 मोल होगा ये, ठीक है। उसी प्रकार से ये 3 मोल होगा, और ये कितना मोल होगा, ये 2 मोल होगा। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये इस सारे का अनुपात ही बता रहा है, ठीक है। ये उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, यह अभिकारक और प्रतिफलों के मोलों का अनुपात की जानकारी देता है। अब 6वें पॉइंट में क्या है, यह अभिकारक और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात बताता है। अब हम इसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखिए, नाइट्रोजन का अगर हम लोग द्रव्यमान का बात करें तो 14 है होता है, तो इसके 2 परमाणु है, तो 14 दूनी 28 ग्राम हो जाएगा इसका द्रव्यमान, ठीक है। और यहाँ से इसका निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ से 6 परमाणु, तो 6 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये 3 परमाणु है तो 3 हो जाएगा, तो 14 3 17, और उसके बाद 2 इधर गुना है, तो 14 17 दूना 34 ग्राम इसका हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को निकालना मैं आगे सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से सारे को, ठीक है। फिलहाल समझते चलिए। अब देखिए 7वां पॉइंट कहा गया, यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। अब ये देखिए गैस है तो इसके आयतन की भी जानकारी मेरे प्यारे दोस्तों देता है। जैसे कि हम अगर बात करें तो मोल के अनुपात के हिसाब से ही हम लोग आयतन की भी जानकारी का पता करते हैं। जैसे कि 1 मोल है तो इसका आयतन भी 1 आयतन होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका 3 आयतन होगा और यहाँ पे इसका 2 आयतन होगा। और अगर हम लोग STP की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, STP क्या होता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। तो ये एक का होता है 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर होता है ये 1 आयतन का। तो यहाँ से ये 3 आयतन है तो 22.4 गुना 3 लीटर हो जाएगा, यहाँ से ये 22.4 गुना 2 लीटर हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये जितने भी सारे कंसेप्ट थे और मैं आप लोग को ये एग्जांपल के माध्यम से समझा दिया हूँ और आप लोग समझ भी गए होंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या होता है, नहीं होता है, एक बार आप लोग अपने से देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को अभिक्रिया कराने पर ये अमोनिया बनता है। इसे लिखने में हमें समय भी लगेगा,
लिखिएगा ना, समय लगेगा ज़्यादा। और ये आप देखिए, इसको अगर हम संकेत के माध्यम से लिखते हैं तो छोटा में ही हो जा रहा है, समय भी नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे यही कहा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया लिखते थे ज़्यादा समय लगता, प्लस में ज़्यादा हमें कागज़ की भी आवश्यकता होती। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग इसका सूत्र लिखें तो ये ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है और जल्दी मतलब जल्द हो भी जाता है। और अब यहाँ से देखिए दूसरे पॉइंट, कहा गया रासायनिक समीकरणों की सहायता से प्रतिफलों की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है, यानी कि इसकी द्रव्यमान की भी गणना हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, जो संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। अब अगर आप लोग हम यहाँ पे नाइट्रोजन का एन पढ़ते हैं तो आप लोग दूसरे देश में भी जाइएगा तो वहाँ पे भी नाइट्रोजन को एन से ही उसका संकेत एन ही होगा, हाइड्रोजन का एच ही होगा, अमोनिया का NH3 ही होगा। ठीक है, आप दूसरे देश में भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी सेम होता है संकेत सूत्र। तो यहाँ से तीसरा पॉइंट है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। आप लोग जान सकते हैं, यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को एक HW देता हूँ जो कि आप लोग को अपने से पढ़ के आना है। जैसे कि रासायनिक समीकरण की सीमाएँ, ये आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो करेंगे रासायनिक समीकरण के अधिक उपयोगी बनाना, जिसमें के बारे में हम लोग अधिक अच्छे तरीके से उसकी भौतिक अवस्थाओं को सीखेंगे और गैसीय अवस्था के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा है ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सारे पार्ट्स को देखिए, सारे कंसेप्ट को अपने कॉपी पर लिखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी और आप लोग केमिस्ट्री के मास्टर भी बन सकते हैं। और इस प्रकार से मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग सारे कंसेप्ट को सीख जाइएगा। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।